हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। सिलेबस के हिसाब से ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट हर संडे को कंडक्ट कराई जाएंगी और इसका जो इवाल्यूएशन है वो आपको क्विक मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस मॉर्निंग 7 to 9 कंडक्ट कराई जाएंगी। आंसर राइटिंग में भी स्पेशल फोकस दिया जाएगा। ऑफलाइन की जो बैच है वो स्मॉल साइज की रहती है, 20 to 30 स्टूडेंट्स की, ताकि आपको पर्सनल अटेंशन दिया जा सके। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा, हमारा ऑफलाइन के पैरेलली ही ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप एक्जिया एकेडमी करके जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर में, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आप जब एनरोल करेंगे, जब फ़ी पे करेंगे, उससे पहले आपको इस नीचे दिए गए नंबर पे एक बार कांटेक्ट करना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बिगिंस टुडे। तो ये एक्चुअली 16 फरवरी का न्यूज़पेपर है और 17 का जो आपका एआई समिट हुआ था दिल्ली में, भारत मंडपम में, उसके बारे में जिक्र है। तो जो प्रिपरेशन है फॉर आपका 4th ग्लोबल एआई समिट जो भारत मंडपम में ऑलरेडी हो चुका है ऑन संडे। तो अभी ये जो समिट हुआ कहाँ हुआ, 2026 का ग्लोबल एआई समिट, वो हमें पहला ध्यान रखना है, भारत मंडपम में हुआ है। और इसके रिगार्डिंग कौन सी चीज़ें जो है डेवलपमेंट में आई है वो एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इंडिया का क्या विजन है 2026 एआई को लेके, एआई के डेवलपमेंट को लेके। तो इंडिया चाहता है, हमारा देश चाहता है कि एआई ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, जिससे ग्लोबल साउथ की जो नेशंस है, जो डेवलपिंग नेशंस है, उसमें कई सारे जो स्ट्रगलिंग नेशंस है, अंडर डेवलप नेशंस है, वो भी देखी जा सकती है। तो ग्लोबल साउथ का आपका बेनिफिट हो, उस हिसाब से एआई को डेवलप करना ज़रूरी है। तो अभी अगर हम वेस्टर्न सेंट्रिक मॉडल को देखें, वेस्ट के नेशंस के या फिर ग्लोबल नॉर्थ के, तो वो रेगुलेशन फर्स्ट मॉडल है। लेकिन हम रेगुलेशन फर्स्ट मॉडल की जगह में हम एक चक्रा फ्रेमवर्क को हमारे देश ने इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो चक्रा फ्रेमवर्क है, ये क्या आपका दर्शाता है, इसका मेन गोल क्या है कि जो ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के बीच में डिवाइड है, एआई का डिवाइड है, उसको ब्रीच करना ज़रूरी है। और इस चक्रा में 3 पी के बारे में जिक्र किया गया है। 3 पी क्या है? पहला है पीपल, कि पीपल का इंक्लूजन इंश्योर करना ज़रूरी है, हर तबके के पीपल का, कोई भी आपके सेक्शन से हो, कोई भी क्लास से हो, कोई भी जेंडर के हो, उनका इंक्लूजन होना है और उनको राइट टू एआई मिलना ज़रूरी है। तो अभी राइट टू एआई से क्या होगा? राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू एजुकेशन और लास्ट माइल सिटीजन सर्विस डिलीवरी भी प्रोवाइड की जा सकेंगी। नेक्स्ट दूसरा जो पी है उससे है प्लैनेट, कि इस तरीके से हमें डेवलपमेंट करनी है एआई का जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबली टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना है, उससे क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करनी है, एनर्जी एफिशिएंसी को हमें अचीव करना है और नेट ज़ीरो गोल जो है उसको अचीव करना ज़रूरी है, जो हमारा गोल है नेट ज़ीरो का बाई 2070 अंडर पंचामृत स्ट्रैटेजी। इसके अलावा अगर देखें तो तीसरा जो पी है वो प्रोग्रेस के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, कि हम आपके इस 2026 में 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो जो लैंडमार्क है वो हम हासिल करना चाहते हैं बाय डेवलपिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे यूपीआई हो, आधार हो, उसका मास रीच मिले और मास लेवल पे जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो हो। तो इसीलिए ह्यूमन सेंट्रिक एआई में हम ध्यान दे रहे हैं ह्यूमन वेलबींग को, और हम सोशल गुड को ध्यान दे रहे हैं ओवर प्योर कमर्शियल प्रॉफिट और सर्विलेंस। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ह्यूमन सेंट्रिक एआई हुआ तो क्या होगा? डेवलपमेंट फर्स्ट, रेगुलेशन होगा। तो लाइट टच रेगुलेटरी सिस्टम्स रहेंगी। अभी अगर अप्रोच में देखें, ग्लोबल अप्रोच क्या है और इंडिया का अप्रोच क्या है, तो उसमें हम इसमें देख सकते हैं कि रीजन अगर देखें, यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन लेड मॉडल पे ज़्यादा ध्यान देता है,
प्राइमरी फिलोसॉफी है। मेन फोकस क्या है? रिस्क मिटिगेशन एंड स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क। तो हम भी चाहते हैं कि रेगुलेटेड रहे एआई, ताकि इससे रिस्क जो है वो मिटिगेट किया जा सके। लेकिन हम जो ये यूएसए वाला ओनली मार्केट लेड फिलोसॉफी है कि प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन होगा, कमर्शियल कंपटीशन होगी, इसको हम ज़्यादा प्राधान्य नहीं देते हैं। हमारा जो मोटो है वो है ह्यूमन सेंट्रिक एआई, जिससे डेवलपमेंट हो, सोशल गुड आगे बढ़े। तो ये रहा इंडिया का जो आपका ध्यान है कि प्राइमरी फिलोसॉफी डेवलपमेंट लेड है, इसमें सोशल इंक्लूजन हो हर तबके का, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, इक्विटेबल एक्सेस मिले सभी को। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, बाकी इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, तो इसको आप खुद से पढ़िएगा ताकि आपका जो वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रांग हो और आप बेटर मेंस में आंसर लिख पाए। देखते हैं दूसरा टॉपिक, एम्बिग्विटीज इन द यूएस इंडिया ट्रेड डील। तो इंडिया यूएस के बीच में इंटरिम जो ट्रेड डील है टेम्परेरी समय के लिए वो चालू है, और इसके बाद जो ट्रेड डील होगा, फाइनल ट्रेड डील, उसके ऊपर भी डिस्कशंस होंगी जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो इसमें अभी अगर हम देखें तो एम्बिग्विटीज क्या क्या है। तो पहला, अभी अगर हम देखें इंटरिम ट्रेड डील में हम क्यों लगे हुए हैं, ताकि हमें अर्ली हार्वेस्ट मिले या फिर गेन मिले। किस तरीके से? कि हमें हमारे ऊपर, अभी हमारे देश के ऊपर, हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर जो सामान यूएसए में जाती है उसके ऊपर 50% टैरिफ है, 25% टैरिफ लगाया है, प्लस 25% पेनल्टी लगाया है रशिया से ऑयल खरीदने की वजह से। तो अभी इंटरिम जो रेट है उसको 18% तक ला दिया जाएगा। तो ये एक जो आपका मेन मुद्दा है वो हम देख सकते हैं अभी का इंटरिम ट्रेड डील को लेकर। इससे हमारा मार्केट जो है वो एक्सपैंड होगा, टेक्सटाइल हो, लेदर हो, जेम्स, ज्वेलरीज हो। तो इससे क्या होगी, हमारी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो, उसमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, टेक्सटाइल का, लेदर प्रोडक्ट्स का और जेम्स एंड ज्वेलरीज का। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और हम एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी कर पाएंगे। टेक और एविएशन सेक्टर में अगर देखें तो हम यूएस से हम कंसेशन में एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो हार्डवेयर हो, उसको हम इजीली रिसीव कर पाएंगे। लेकिन रिस्क क्या है कि हम जो कंसेशन हमें मिल रही है यूएसए से, ये जो अर्ली हार्वेस्ट है, इसमें रिस्क यह है कि हमें रशियन ऑयल जो इंपोर्ट है उसको हॉल्ट करना पड़ेगा। जो सस्ते दामों में जो रशियन ऑयल हम खरीद रहे हैं उससे हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो बैलेंस है, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल्ड है, लोगों को सहूलियत हो रही है, मार्केट में लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन या फिर मॉडरेट लेवल ऑफ प्राइस। लेकिन जब हम रशिया से हॉल्ट कर देंगे, यूएस की एनर्जी में ज़्यादा डिपेंड करेंगे, तो इससे एक रशिया के साथ भी हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन कुछ हद तक ख़राब हो सकता है। हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी एक, अब कह सकते हैं कि हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ओके, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट। दूसरा अगर देखें, एग्रीकल्चरल सोवरेनिटी भी हमारी स्टैक पे है। कैसे? यूएसए जो है वो अपनी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है वो इंडिया में प्रमोट करना चाह रही है, बेचना चाह रही है, जो हम नहीं चाह रहे हैं। हमारे देश में बीटी कॉटन ही जो है लार्जली हम जीएम क्रॉप में इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो भी हमने आपकी टेस्ट किया है या फिर अप्रूवल दी है, उसमें भी डिफरेंट केसेस लगी हुई है, पिटिशंस है कोर्ट में कि ये एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। तो यूएसए जीएम क्रॉप के ऊपर इंडिया का जो आपका रेस्ट्रिक्शंस है इंडिया के ओर से, उसको हटाने की मांग कर रहा है। तीसरा है कि $500 बिलियन जो परचेस है वो हमें करना होगा यूएसए से, 5 ईयर का एक कमिटमेंट है। तो अभी हम जो, अगर $500 बिलियन का हम परचेस अगर यूएसए से करने की कमिटमेंट देते हैं, तो क्या इसका मतलब ये रहेगा कि हम बाकी और डिफरेंट नेशंस से जो परचेस करते हैं उसमें कटौती करें? तो उससे बाकी और देशों से हमारा जो इकोनॉमिक रिश्ता है वो आपका स्टेक पे आ सकता है कुछ हद तक। तो ये इसकी जो कंसर्न है वो हम देख सकते हैं। अगर कंपैरिजन देखें कि 2025 प्री 2025 एरा में, बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प, तो यूएस टैरिफ 2.5% एवरेज हुआ करता था, अभी 18% रेसिप्रोकल पे आ गया है। एनर्जी में हमें रशियन ऑयल की जगह भी यूएसए का जो एनर्जी है वो सोर्स करना पड़ेगा। एग्री प्रोडक्ट में देखें तो स्ट्रिक्ट जीएम फूड के ऊपर बैन था, जो अभी निगोशिएशंस पे है। तो ये सभी मुद्दे हैं, ध्यान रखिएगा। इंडिया यूएस के ऊपर ट्रेड डील के रिगार्डिंग कुछ भी आता है तो यहाँ पे आपको सारी पॉइंट्स जो है वो मिल रही हैं। बाकी टेक्सटाइल में कहे तो जो कॉटन का मामला है कि कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा यूएसए से,
वो हमें जो ड्यूटी है वो कम रखेंगी, एक्सेस देंगी यूएसए के मार्केट में, लेकिन उनसे कॉटन इंपोर्ट करना पड़ेगा, रॉ कॉटन। तो इससे एक प्रॉब्लम हमारे फार्मर्स को लेके होती है कि फार्मर की जो कॉटन फार्मर्स की जो इनकम सिक्योरिटी है उसको लेके एक जो दुविधा है वो हम देख सकते हैं। तो ये रहा पूरा मुद्दा जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसी मुद्दे को क्या करना है, आपको सजा के लिखना है इन योर एग्जामिनेशन इन मेंस। और बाकी प्री में ये $500 ये जो भी आपके कुछ पॉइंट्स है ये पूछी जा सकती है, कितना % रिड्यूस हुआ है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बन सकता है। लेस लाइकली है बट बन सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल अगर देखें, ट्रेड डील्स मेड फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो ऑनरेबल पीएम ने ये कहा है कि जो भी हम ट्रेड डील करते हैं विथ डिफरेंट नेशन, तो उसमें हमारी जो पोजीशन होती है वो डिपेंड करती है कि हम कितना पावरफुल है। तो आज के समय पे अगर देखें तो हमारी पोजीशन जो है इन इंटरनेशनल मार्केट वो काफ़ी स्ट्रेंथन है। और इसीलिए क्या है, कोई भी नेगोशिएशंस में ऐसा नहीं है कि हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमारी बार्गेनिंग पावर जो है पहले के मुकाबले आज के समय पे काफ़ी ज़्यादा हम देख सकते हैं। तो इसमें अभी अगर आप देखिए तो हमारे देश में हम पॉलिटिकली देखें तो काफ़ी स्टेबल है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से जो देश है हमारा वो चलता है। मिलिट्रीली हम देखें तो हम एक न्यूक्लियर पावर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री को होल्ड करते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन भी हमारे देश में काफ़ी अच्छा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्पेस सेगमेंट में भी देखें तो हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर सेगमेंट में तो हम आगे है ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा भी हमारी देश की एमएसएमई को देखें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो काफ़ी चीज़ें हम जो है प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा भी देखें तो 7.85 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश भी दिया गया है। इंटरनेशनल नॉर्म्स जैसे जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं। एमएसएमई के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, फिर डिफेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया ही है। तो इससे क्या होता है, अभी हम जब खुद पावरफुल है, हमारे देश में खुद एक स्ट्रेंथ है और हमारा पॉपुलेशन भी जो है वो एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारे देश में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है चीज़ों की। कोई भी चीज़ हो, एक छोटे से पिन को लेके एरोप्लेन तक, सभी चीज़ों का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या है, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इंडिया से रिलेशन जो है वो खराब रहे, ट्रेड का रिलेशन, इंडिया का मार्केट का एक्सेस उनको मिले। तो इसीलिए क्या है, इस के चलते हमारे पास बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आज का डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल है। तो हाल ही में क्या हुआ, इंडिया के हमारे इसरो का जो लॉन्च व्हीकल है उसका जो डेब्रीज होती है, जो प्रोटेक्टिंग शील्ड होता है एक रॉकेट का, वैसी डेब्रीज विथ इसरो लोगो एंड नेशनल एम्बलम मिला है ऑन मालदीव्स का जो आइलैंड है उसमें। तो अभी उसी को लेके क्या है, ये चर्चा है कि इन फ्यूचर अगर आता है कि स्पेस डेब्रीज जो है उसको किस तरीके से हमें सेटल करना है, उसको रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि स्पेस फेयरिंग जो एक्टिविटी है वो आज के समय पे काफ़ी बढ़ गई है। और स्पेस में भी एक आपका देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डेब्री है जिसको कैसलर सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कैसलर सिंड्रोम क्या है। तो जो फ्री फ्लोटिंग आपकी स्पेस में जो डेब्रीज घूम रही है ऑर्बिट में, उन्हीं को आपका क्या कहा गया है, कैसलर सिंड्रोम। और उससे फ्यूचर सैटेलाइट्स को डर भी है कि वो कहीं अगर टकराती है तो जो फंक्शनल सैटेलाइट्स है वो डिसफंक्शनल हो सकती है। तो अभी इसमें अगर देखें तो द स्पेंट स्टेज रियलिटी, तो रॉकेट जो है वो अपना ये देख सकते हैं आप, जब छोड़ती है रॉकेट को, जब छोड़ा जाता है लॉन्च पैड से तो उसका प्रोटेक्टिव शील्ड जो है वो निकल जाता है, लूज करता है, निकलता है, ताकि रॉकेट को और ज़्यादा थ्रस्ट मिले वेट कम होने से। और ये जो टुकड़े हैं ये आके ओशन में गिर जाती है। और जब आपके ओशन में क्या होती है, ओशन करंट की वजह से, ड्रिफ्टिंग की वजह से, आपकी जो इंटेंडेड जगह होती है कि जहाँ गिरना है वहाँ से ये दूसरी जगह भी चली जा सकती है, और उससे कोई शिप हो या फिर किसी इंसान को भी, या फिर फिशिंग करने वाले इंसान को भी डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए क्या कोई क्लॉज है क्या इंटरनेशनल लॉ पे? तो 1972 का लाइबिलिटी कन्वेंशन है, और इसके हिसाब से इंडिया विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज कॉज बाई इट्स डेब्रिस। फिर अगर देखें इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज डेब्रिस फुटप्रिंट, तो पीएसएलवी वर्क हॉर्स ऑफ इसरो माना जाता है। तो अभी उसका मतलब पीएसएलवी से बहुत सारी मिशंस लॉन्च की गई है। तो इससे क्या है, बहुत सारा डेब्री जो है वो फॉल करता है। ऐसे इंटेंडेड जगह में ही इसको फॉल करवाया जाता है ताकि किसी को डैमेज ना हो। फिर भी कभी कल कोई अगर छोटा डैमेज होता भी है या फिर बड़ा भी डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार रहेंगे अंडर लाइबिलिटी क्लॉज। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो आपकी डेब्रीज है उसको दिन ब दिन कम करें, ताकि हम
कि पहला तो रीयूजेबल जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वैसे चीज़ों में ट्रांजिशन करे, तो ट्रांजिशन टू रीयूजेबल व्हीकल्स। तो हम डेवलप कर रहे हैं चीज़ों को ताकि हम रीयूज़ कर सके। या फिर ऐसा एक डिज़ाइन फॉर डिमाइस इंजीनियरिंग, ऐसा हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं जिससे जो भी डेब्रिस है वो आपकी स्पेस में ही जल के राख हो जाए, वो नीचे गिरे ही ना। तो वही चीज़ इसमें, या फिर रीजनल नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल्स भी हम बना सकते हैं ताकि हम डेब्रिस को ट्रैक कर सकें और डेब्रिस को हम समय रहते ही इसका क्लीन अप कर सकें। तो ये चीज़ें जो है मेंस में बन सकती है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़रूरी है। बाकी वॉर हॉर्स किसको कहा जाता है, GSLV मैक 3 क्या है, लेटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो इसको इसी को पहले ये GSLV मैक 3 कहा जाता था, अभी LMB 3 कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।